नमस्कार साथियों। विगत लेक्चर में हमने देखा था विश्व की जलवायु के वर्गीकरण को, और विश्व के जलवायु वर्गीकरण में हमने 3 प्रकार की प्रमुख जलवायु का वर्गीकरण देखा था। एक बार उनको वापस देख लीजिए, कौन कौन सी जलवायु थी। पहली जलवायु हमने देखी थी विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु। हमने साथियों इसका विस्तार देखा था। दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के मध्य पाया जाता है, अर्थात नॉर्थ से साउथ जो हमारे लेटिट्यूड है इनमें इनका विस्तार पाया जाता है। यह भी देखा था, इसको डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। डोल्ड्रम पेटी की विशेषता हमने देखी थी, प्रतिदिन वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, समैनिक वर्षा होती है। क्षेत्र भी हमने देखे थे कि इस क्षेत्र में पड़ने वाली सर्वाधिक जो विस्तार की स्थिति है वो अफ्रीका महाद्वीप में आती है। और अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में अन्य महाद्वीपों की तुलना में ज्यादा है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार आता है। यहाँ सदाबहार वनस्पति की स्थिति हमने देखी थी। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट जलवायु की, तो नेक्स्ट जलवायु में हमने देखा था नंबर 2, और इस जलवायु को हमने देखा था सवाना प्रकार की जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु। सूडान तुल्य जलवायु, सूडान या सवाना जलवायु। और यहां हमने इसके विस्तार की चर्चा की थी। इसका विस्तार 5 डिग्री से, अर्थात जहां ये पेटी समाप्त होती है या ये जो जलवायु समाप्त होती है, इससे लेकर दोनों ही गोलार्धों में 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड के मध्य पाई जाती है। तो ये विस्तार की स्थिति को हमने देखा था। सर्वाधिक विस्तार इसका सवाना घास के मैदानों में है, सूडान में है, अफ्रीका में है, तो इसको सवाना प्रकार की जलवायु कहा जाता है। सवाना एक घास का मैदान था, वहां हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। आगे हमने देखी थी जलवायु नंबर 3, और वो जलवायु थी मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु साथियों इसके विस्तार की भी हमने चर्चा की थी। मानसूनी जो जलवायु है ये दोनों ही गोलार्धों में अक्षांश से विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री से लेकर इसका जो विस्तार था वो हमें 30 डिग्री तक देखने को मिलता है दोनों ही गोलार्धों में। अर्थात जहां तक इसका विस्तार है, जहां मानसून का प्रभाव है या मानसून एक हवा है, ये भी हमने चर्चा की थी। मानसून क्या है? मानसून एक पवन है, और इस मानसून पवन से जहां जहां वर्षा होती है तो उस समय जब ग्रीष्म काल की स्थिति होती है, सूर्य की लंबवत स्थिति के कारण से धरातलीय भाग है या जलीय भाग है, जब सूर्य के सामने आता है तो अधिक ऊष्मा प्राप्त करने के बाद जलीय भाग का वाष्पीकरण होता है और हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं, जिसको कहा जाता है मानसूनी हवाएं। और मानसूनी हवाओं से जहां वर्षा होती है उसको कहा गया मानसूनी जलवायु। साथियों इसमें हमने देखा था एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग आता है, और उसमें देखा था हमने एशिया का कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो अधिकांश जो विस्तार है वो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में हमने देखा था दक्षिणी एशिया और साथ में दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ द्वीप समूह की स्थिति इनमें आती है। इसकी विशेषता हमने देखी थी, ग्रीष्म काल के बाद यहाँ वर्षा होती है, या ग्रीष्म काल मानसून के रूप में जब आता है तो मानसून आते ही ग्रीष्म काल समाप्त हो जाता है और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस स्थिति में हमने देखा था वर्षा की जो उपस्थिति है वो मानसूनी हवाओं के कारण से होती है, और वहां हमने भारत की मानसूनी जलवायु के साथ भी देखा था। भारत की मानसूनी जलवायु है, और भारत की मानसूनी जलवायु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। लगभग 90% वर्षा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में होती है। ये स्थिति हम जान चुके थे। अब आगे हम चल रहे हैं, और हमारा अगला जो बिंदु है जलवायु का अगला पार्ट, इसको कहा जाता है सहारा तुल्य जलवायु। सहारा तुल्य जलवायु, जैसा नाम से ही प्रतीत है कि ये सहारा मरुस्थल में इसका विस्तार होगा, या कह सकते हैं हम सहारा मरुस्थल में अगर इसका विस्तार है तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका का विस्तृत मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार भी कहाँ है? तो याद रखेंगे साथियों, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है।
ये तो हुई हमारे एक महाद्वीप की बात कि अफ्रीका महाद्वीप में इसका सर्वाधिक विस्तार है, क्योंकि सहारा है ये एक मरुस्थल के रूप में है और अफ्रीका का मरुस्थल है। सहारा एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल में इसका सर्वाधिक विस्तार है, और ये जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में है और इसीलिए इसका सर्वाधिक क्षेत्र भी किसमें आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अब हम बात करें तो इसकी विस्तार के साथ चर्चा करें तो इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है, तो याद रखना ये विस्तार की जो स्थिति है, इसका विस्तार सबसे पहले अक्षांशों के साथ देखें तो इसका विस्तार पाया जाता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य। दोनों ही गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है, अर्थात उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य सहारा तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो सहारा तुल्य जलवायु में किस प्रकार की जलवायु बनेगी, सहारा जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है मरुस्थल होगा, तो मरुस्थल होगा तो वर्षा की उपस्थिति कम होगी, कटेली वनस्पति होगी। तो यहाँ हम इसकी बात करें तो यहाँ आने वाले जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अर्थात सहारा तुल्य जलवायु विश्व में या ग्लोब पर किस स्थान पर इंडिकेट होती है। तो सबसे पहले हम देखें अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य रूप से जो भाग आता है वो आता है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और इसीलिए सर्वाधिक विस्तार इस मरुस्थल में होने के कारण इसका नाम रखा गया है सहारा जलवायु। अब इस सहारा मरुस्थल के साथ ये भी हम नोट करें कि सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल भी माना जाता है। यहां तक कि हम ये भी जानते हैं कि जो विश्व में सबसे पहले मरुस्थल जिसको ग्रेट पैलियोआर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है उसी का एक भाग हमारा सहारा मरुस्थल भी माना जाता है, या सहारा मरुस्थल वर्तमान समय में ग्रेट पैलियोआर्कटिक जो मरुस्थल था उसी का एक अंग माना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, लगभग इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो 11 देशों में इसका विस्तार है, 11 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो अफ्रीका में ही इसका विस्तार और कहां पाया जाता है, तो अफ्रीका में एक कालाहारी मरुस्थल है, यहां इसका विस्तार पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। साथ ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करें तो अफ्रीका महाद्वीप की आकृति कुछ इस प्रकार से है और इस आकृति में अफ्रीका महाद्वीप में ये विस्तार कहां कहां पाया जाता है, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है इस प्रकार से। इस अफ्रीका महाद्वीप में देखिए इसका विस्तार किस प्रकार से है, ये इसकी विस्तार की स्थिति है, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में ये जो विस्तारित क्षेत्र है इसको कहा जाता है सहारा का मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल है, यहां इसका विस्तार पाया जाता है। अब ध्यान देना, यहां हम बात करें तो इस मरुस्थल को कहा जाता है अटाकामा का मरुस्थल, ये है अटाकामा का मरुस्थल। और इस अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही मरुस्थल है। अब ये संकेतित ये कर रहा है कि किसी भी महाद्वीप में इस जलवायु का जो विस्तार होगा वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर होगा। देखिए ये मानचित्र ये बता रहा है कि दोनों ही मरुस्थल हैं ये पश्चिमी भाग में है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है, ये भी पश्चिमी भाग में है। तो निश्चित रूप से इस जलवायु का जो विस्तार है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भागों में ही पाई जाती है। अन्य स्थिति के साथ भी हम चर्चा करेंगे कि कहां कहां इसका विस्तार पाया जाता है। तो अफ्रीका के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्थिति में हम देखते हैं अफ्रीका के बाद एशिया, और एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की जलवायु जिसको हम सहारा जलवायु कहते हैं ये कहां पाई जाती है, मरुस्थलों में पाई जाती है। तो ये स्थिति एशिया महाद्वीप में पाई जाती है अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, अरब और थार मरुस्थल में इसका विस्तार पाया जाता है।
तो हम ये इस प्रकार से देखते हैं कि इस मरुस्थल का भी विस्तार था वो हमारे प्राचीन समय के ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही भाग हुआ करता था, और इसी से अलग होकर के ये अरब और थार का मरुस्थल बनते हैं। तो ये भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों की ओर ही है। आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार कहां पाया जाता है? ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया में जो इसका विस्तार है ये पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, और उत्तर पश्चिम की ओर जो मरुस्थल है इसको कहा जाता है बृहद ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। बृहद ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, बृहद ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। अब इसका विस्तार भी महाद्वीप के पश्चिम की ओर है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहां होगा, ये होगा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बृहद मरुस्थल है यहाँ सहारा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम यहाँ भी जान चुके हैं विस्तार के साथ में, जब हमने अक्षांशों की स्थिति को देखा था तो ये हमें पता है कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरने वाली एक रेखा जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, ये मकर रेखा लगभग इसको दो भागों में बांटती है। तो यहां अगर उत्तरी भाग में होगी तो इसका विस्तार भी 30 डिग्री से मध्य ही होगा। तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है, तो ये विस्तार भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इस जलवायु के साथ संबंध रखता है। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में इसका जो विस्तार पाया जाता है ये साथियों आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल में विस्तार पाया जाता है। तो सामान्यतः हमें इस जलवायु के विस्तार को देख करके ऐसा अनुमान होता है कि ये जलवायु पूर्णतः क्या है, मरुस्थलीय जलवायु है। और मरुस्थलीय जलवायु है तो मरुस्थलीय जलवायु की सामान्य विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं इनकी हम चर्चा करें कि इस प्रकार की जलवायु अगर मरुस्थल में बनती है तो मरुस्थल की सामान्य विशेषताएं होती हैं, इस जलवायु की सामान्य विशेषताएं होंगी। क्या विशेषताएं होंगी? तो सबसे पहले हम देखें इसकी विशेषता या सहारा तुल्य जलवायु की विशेषता। सहारा तुल्य जलवायु की विशेषता। सहारा तुल्य जलवायु की विशेषता क्या होंगी? तो पहली जो विशेषता है, विशेषता नंबर 1, तो ये विशेषता क्या होगी? यह विशेषता होगी ग्रीष्मकाल अधिक उष्ण होगा, अधिक उष्ण होगा, गर्मियां ज्यादा गर्म होंगी। और इस स्थिति में जब हम देखते हैं तो यहां इस उष्णता का जो प्रभाव है कुछ क्षेत्र विशेष पर अपने को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक उष्ण होगा तो ये स्थान है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल, इस थार मरुस्थल में गर्म स्थान है वो है जैकोबाबाद। और ये जैकोबाबाद साथियों पड़ता है पाकिस्तान में, जो कि औसत रूप से सबसे गर्म माना जाता है। अगर हम बात करें तो जैकोबाबाद है ये औसत रूप से गर्म स्थान है, औसत रूप से सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक गर्म। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि सर्वाधिक गर्म स्थान सर हमने अलग भी देखा है, बिल्कुल वो भी मरुस्थल ही भाग है। औसत रूप से सर्वाधिक गर्म की बात आएगी तो जैकोबाबाद थार के मरुस्थल में पाकिस्तान तक जो विस्तृत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान का संयुक्त जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल कहलाता है। इसमें जैकोबाबाद स्थान है वो सर्वाधिक गर्म स्थानों में आता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक गर्म स्थान, तो सर्वाधिक गर्म स्थान में स्थिति वापस से अलग से क्वेश्चन बनाती है। तो सर्वाधिक गर्म स्थान अर्थात ये कह सकते हैं विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान, जहां कभी तापमान सर्वाधिक रह चुका है वो स्थान है अल अजीजिया। अल
अजीजिया अफ्रीका में पड़ता है और लीबिया देश है, लीबिया देश में इसका विस्तार पाया जाता है। तो याद रखें अल अजीजिया जो कि लीबिया में है, अल अजीजिया लीबिया देश में है, जो कि विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाता है। अगर विकल्प के अनुसार यहां दिया हुआ हो तो थार का मरुस्थल जो कि जैकोबाबाद गर्म स्थानों में आता है, वहीं विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थानों की बात करें औसत रूप से बात की जाएगी तो याद रखना जैकोबाबाद सर्वाधिक गर्म स्थानों की सूची में आएगा। वहीं अगर विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान दिया होगा तो अल अजीजिया होगा, जो कि लीबिया देश में, लीबिया का जो मरुस्थल है, जो सारा मरुस्थल के साथ है, इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्म प्रकार का स्थान बनता है। तो यहाँ वर्ष भर तापमान क्या होते हैं, गर्मियों में ज्यादा ऊंचे होते हैं तो सर्दियों में ठंडे भी होते हैं। तो ग्रीष्म काल अधिकतर उष्ण रहता है, गर्म रहता है। आगे हम बात करें विशेषता नंबर 2 की, तो याद रखें इस क्षेत्र में अगर मरुस्थलीय क्षेत्र बन रहा है तो यहां स्थिति होगी वनस्पति की, और वनस्पति कैसी होगी, वनस्पति कटीली होगी। तो वनस्पति का विस्तार कैसा होगा, कटीली वनस्पति के रूप में, कटीली वनस्पति। तो कटीली वनस्पति के रूप में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां अगर वनस्पति कटीली है या जिस वनस्पति को हम कहते हैं कटीली वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। साथियों इस मरुद्भिद वनस्पति को कहा जाता है जेरोफाइड वनस्पति, जेरोफाइड वनस्पति, जेरोफाइड वनस्पति यहां पाई जाती है। आगे हम बात करें कि यहां कटीली वनस्पति पाए जाने का कारण क्या है, तो कटीली वनस्पति वर्षा की उपस्थिति कम होने के कारण कटीली वनस्पति पाई जाती है। अब कटीली वनस्पति पाई जाती है तो यहां वर्षा कम होती है, तो वर्षा औसत रूप से कितनी पाई जाती है, यहां वर्षा की जो औसत मात्रा होती है साथियों 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर औसत वर्षा, औसत वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो औसत रूप से 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है, इसलिए यहां वर्षा की उपस्थिति कम होने के कारण तापमान ग्रीष्म काल में ऊंचे चले जाते हैं तथा कटीली वनस्पति का निर्माण होता है। ये थी हमारी जलवायु की इस स्थिति में। नंबर नेक्स्ट हमारी स्थिति यहां तक हो चुकी है 4 जलवायु की। 4 जलवायु में एक बार वापस देखेंगे कौन कौन सी 4 जलवायुयां हैं। सबसे पहले हमने देखा विषुवत रेखीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु के बाद में हमने देखा मुख्य रूप से सूडान तुल्य जलवायु या सूडान तुल्य या सवाना तुल्य प्रकार की जलवायु। फिर हमने देखा मानसूनी जलवायु, और हम अब जान चुके हैं हमारी चौथी प्रकार की जलवायु जिसको कहा जाता है सारा तुल्य जलवायु। नेक्स्ट हम जलवायु की बात करें तो जलवायु का अगला भाग आता है नेक्स्ट नंबर 5। इस जलवायु को कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ध्यान देंगे भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसके अगर विस्तार की बात करें, सबसे पहले हम इसका विस्तार देखें तो ये विस्तार कितने क्षेत्र तक पाया जाता है, तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागरीय जलवायु। नाम से इसमें भी प्रतीत हो रहा है कि भूमध्य जो सागर है, इस भूमध्य सागर के आसपास इसका सर्वाधिक विस्तार होगा, और सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के आसपास होने के कारण ही इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार यहां पाया जाता है भूमध्य सागर के निकट, भूमध्य सागर के निकट, या हम कह सकते हैं आसपास सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो जलवायु है
इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, तो हम देख चुके हैं कि भूमध्य सागर के आसपास होगा। तो भूमध्य सागर की जो स्थिति है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ती है। तो यहाँ अगर हम विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हमारा महाद्वीप आता है, उस महाद्वीप को हम लेते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है, ध्यान दीजिए भूमध्य सागर के तटीय भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के साथ ही हम देखें तो भूमध्य सागर के तटीय भाग होंगे, भूमध्य सागर के तटीय भाग होंगे, भूमध्य सागर के तटीय भाग यहां होंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहां इसकी एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में इसका विस्तार कहां होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु का। तो शायद आपको ऐसा अनुमान होगा कि शीतकाल में एशिया महाद्वीप में कुछ वर्षा का क्षेत्र है जिसको हम मावट की वर्षा के नाम से जानते हैं, या शीतकाल है वो वर्षा के रूप में जाना जाता है, जहां हम पश्चिमी विक्षोभों की वर्षा का नाम लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभों की जब वर्षा की बात करते हैं तो भारत का एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा कि मावट की वर्षा उत्तर भारत में होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो वो पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। तो एशिया महाद्वीप में इसका विस्तार कहां पाया जाता है, साइप्रस, सीरिया, साइप्रस, सीरिया, साइप्रस, सीरिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो टर्की, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, टर्की कहें या तुर्की कहें, टर्की या तुर्की। इसके बाद अगर हम देखें तो इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। अब इसके पास ही इसके विस्तार की चर्चा करें तो एक देश पड़ता है जिसको हम लेबनान देश कहते हैं, लेबनान। साथियों ये लेबनान देश एक तेल पतन के लिए जाना जाता है। इस लेबनान देश का त्रिपोली पतन है जो कि तेल का सबसे ज्यादा व्यापार करता है, इसलिए इसको विश्व स्तर का तेल पतन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ इस एशिया महाद्वीप में इन देशों में इस जलवायु का विस्तार पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पाई जाने वाली जलवायु की विशेषता आगे हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका। साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार एक खाड़ी है, और उस खाड़ी का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इस कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है क्योंकि जलीय भाग है। और यहाँ सामान्य विशेषता की बात करें तो शीतकाल यहाँ वर्षायुक्त तो होता है। तो यहाँ कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, तो यहाँ इसका विस्तार पाया जाता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसका विस्तार पाया जाता है। या कह सकते हैं कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया की जो घाटी है इस घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। कैलिफोर्निया देश, कैलिफोर्निया घाटी का विस्तार पाया जाता है। कैलिफोर्निया की घाटी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए वापस दक्षिणी अमेरिका में यहां से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये भी महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भागों में है, जहां इसका विस्तार वर्षायुक्त जलवायु के रूप में जाना जाता है। तो यहां दक्षिणी अमेरिका वाले भाग में अगर ये जलवायु पाई जाएगी तो कहां पाई जाएगी, इसका विस्तार पाया जाएगा मध्य चिली, मध्य चिली देश में इसका विस्तार पाया जाएगा, मध्य चिली में इसका विस्तार पाया जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार देखेंगे तो साथियों इस प्रकार की जो जलवायु जो शीतकाल में वर्षायुक्त होती है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में होगी, तो ऑस्ट्रेलिया का एक तो होगा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का वृहद भाग देखा जाए तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसका भाग होगा। और फिर अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत तो
न्यूजीलैंड का भाग आता है, और न्यूजीलैंड का कौन सा भाग आता है? उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, यहां इसका विस्तार पाया जाता है। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी न्यूजीलैंड वाला जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में पड़ता है? अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विस्तार के साथ इसका जो क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है? ये है हमारी न्यूजीलैंड की स्थिति। तो यहां इसके दक्षिणवर्ती भाग में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, और यहां पाई जाती है, देखिए हम देख चुके हैं उत्तरी न्यूजीलैंड, इसी के समकक्ष जो सामने वाला भाग है समुद्र के साथ लगने वाला, यहां पाई जाती है ये भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर की स्थिति हम देख चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, उस भूमध्य सागर के उत्तरी भागों में, और जहां तक हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में प्रमुख जो झील क्षेत्र है उसके दक्षिण तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा आपने, तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में और भूमध्य सागर के उत्तर में इसके मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या होंगी? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता हम जान चुके हैं कि आर्द्रता युक्त होगी, समुद्रों के किनारे है, इसलिए इसमें वर्ष भर आर्द्रता बनी रहती है। तो पहली इसकी विशेषता आती है, विशेषता नंबर 1, वर्ष भर आर्द्रता युक्त जलवायु, नमी युक्त जलवायु होगी विश्व में। इसलिए इसको वर्ष भर अगर आर्द्रता है तो इस जलवायु को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं समवयनम जलवायु, समवयनम जलवायु होगी, समवयनम जलवायु का क्षेत्र होगा, क्योंकि वर्ष भर अगर आर्द्रता है तो समुद्रों के किनारे वाले वे क्षेत्र जहां वर्ष भर आर्द्रता की उपस्थिति होती है, इसलिए उस जलवायु में नमी के कारण से तापमान न तो ग्रीष्म काल में ज्यादा ऊंचे हो पाते हैं या उठ पाते हैं, न शीतकाल में तापमान ज्यादा नीचे गिर पाते हैं, इसलिए वहां की जलवायु सम और नम बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम विशेषता की बात करें तो यहां शीतकाल कैसा होगा? तो याद रखिए शीतकाल कैसा होता है? शीतकाल, ध्यान दीजिए शीतकाल की बात हो रही है। इस समय शीतकाल की अवस्था क्या बनेगी? शीतकाल में तापमान, भाई वर्षा हो रही है शीतकाल में, तो शीतकाल में देखिए वर्ष भर ही आर्द्रता युक्त होती है और शीतकाल में यहां वर्षा होती है, तो शीतकाल यहां शीत सामान्य होता है, अर्थात शीतकाल है वो शीत सामान्य होता है, शीत सामान्य होता है, अर्थात शीतकाल ज्यादा ठंडा नहीं होता है, शीत सामान्य काल होता है, और शीतकाल की स्थिति सामान्य शीत के रूप में जानी जाती है, या सामान्यतः शीतकाल ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ रसदार फल हैं जो सर्वाधिक कृषि के रूप में बोए जाते हैं। तो यहाँ अगर वर्षा ज्यादा हो रही है तो ऐसे में कृषि तो होगी, लेकिन कृषि का कौन सा प्रारूप या प्रकार पाया जाएगा? यहाँ रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो याद रखना यहाँ रसदार फसल बोई जाती है या रसदार फसलों की कृषि की जाती है, रसदार फसलों की कृषि की जाती है, रसदार फसलों की कृषि की जाती है। और साथियों रसदार फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो यहां ध्यान देंगे रसदार फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहां अंगूर फेमस है, अंगूर की कृषि यहां की जाती है। अंगूर सामान्यतः ग्रीष्म काल में जो हम भारत की स्थिति के साथ देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में बोए जाते हैं। तो यहां यही स्थिति सामान्य ग्रीष्म काल रहने के कारण और सामान्य शीतकाल रहने के कारण अंगूर जैसी रसदार फसलों की कृषि यहां की जाती है, या हम कह सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख कृषि की जाती है। अगर अन्य फसलों की बात करें तो साथियों ये भी ध्यान रखना इस क्षेत्र में एक प्रमुख फसल है अंजीर। जरूरी नहीं है कि अंजीर एक रसदार फसल हो, लेकिन फसल की बात की जाए तो और कौन सी फसल हो सकती है? तो अन्य फसलों में अंजीर की फसल यहां की जाती है, या अन्य फसलों में
प्रमुख फसल है अंजीर फसल। अंजीर फसल की कृषि की जाती है। ये थी हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। आगे हम देखें नेक्स्ट हमारी जलवायु का प्रकार, और नेक्स्ट जलवायु है चीन तुल्य जलवायु। तो साथियों देखिए नेक्स्ट हमारी जो जलवायु है नंबर 6, इसको कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु नाम से ही व्यक्त हो रहा है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहां होगा? चीन में होगा। और चीन में होगा तो साथियों चीन किस महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का है। तो जिन अक्षांशों में इस प्रकार की जलवायु बनती है उसका सर्वाधिक क्षेत्र आता है चीन प्रदेश में या चीन के मैदानी प्रदेश में, इसलिए इसको कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु। अब इसके विस्तार की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? तो विस्तार की स्थिति देखेंगे, इसका सर्वाधिक विस्तार, ध्यान देना चीन तुल्य जलवायु का जो विस्तार है वो पाया जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, अर्थात उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अर्थात इस जलवायु का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री तक पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि जिसका विस्तार 40 डिग्री तक है उसी के संक्रमण क्षेत्र में ये भी बोई जाती है, लेकिन महाद्वीपों के तटीय भागों को छोड़कर होती है, जहां शीतकाल लगभग सामान्यतः शुष्क होता है। तो ऐसी जलवायु क्षेत्र अलग प्रकार के वनस्पति का निर्माण करते हैं या वहां अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार चीन क्षेत्र में आता है। अब इसके क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है या ग्लोब पर ये जलवायु कहां कहां पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र इसके सूचित क्षेत्र होते हैं जहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप होगा तो एशिया महाद्वीप का मुख्य भाग जो हम देख चुके हैं मुख्य रूप से कौन सा होगा? मध्य एशिया। मध्य एशिया। अब मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया के साथ साथ उत्तरी चीन वाला जो भाग है ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो उत्तरी चीन, चीन तुल्य जलवायु का क्षेत्र मध्य एशिया और उत्तरी चीन क्षेत्र में बोई जाती है। अगर हम इसके एशिया महाद्वीप के साथ ही बात करें तो एशिया महाद्वीप के साथ कुछ द्वीपों की स्थिति पाई जाती है और उस द्वीप श्रृंखला को कहा जाता है जापान देश। तो जापान देश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। एशिया का नेक्स्ट विस्तार वाला जो प्रदेश है वो है जापान। जापान क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब जापान क्षेत्र है तो जापान का संपूर्ण क्षेत्र तो इसमें नहीं आता, लेकिन दक्षिणी जापान आता है। और दक्षिणी जापान आता है तो आपको याद आया होगा कि जापान होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु 4 द्वीपों से बना है। तो यहाँ क्यूशु द्वीप की जो स्थिति आती है ये दक्षिणी जापान की स्थिति में आती है। अर्थात पूछ लिया जाए क्यूशु द्वीप किस प्रकार की जलवायु वाला है, तो क्यूशु द्वीप यहाँ इस चीन तुल्य जलवायु के क्षेत्र में आता है। एशिया महाद्वीप का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो आता है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार की जलवायु कहां होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख चीन तुल्य जलवायु के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मुख्य रूप से अगर एशिया महाद्वीप में इसके सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहे हैं तो और अन्य जो महाद्वीप होंगे गौण विस्तार वाले होंगे, और गौण विस्तार वाले हैं तो कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही चीन तुल्य जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सीमित क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलवायु का जो प्रदेश है वो प्रदेश आता है साथियों अफ्रीका महाद्वीप का नेटाल प्रदेश। नेटाल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेटाल प्रदेश है वो किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो नेटाल प्रदेश है वो आता है हमारी चीन तुल्य जलवायु, जो कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरे हुए है, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा महाद्वीप आता है अफ्रीका महाद्वीप के बाद दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है? तो याद रखिए दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील वाला क्षेत्र आता है, और ब्राजील का कौन सा भाग आएगा? संपूर्ण ब्राजील इसमें नहीं आता, ब्राजील आएगा। तो ब्राजील का कौन सा भाग आएगा? यहां ध्यान देना, ये दक्षिणी पूर्वी ब्राजील आएगा। और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील है तो दक्षिणी पूर्वी ब्राजील का संबंध आते ही आपको फिर तटवर्ती भाग की याद आई होगी। तो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो महासागर के साथ लगता है, और महासागरीय जो भाग है हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की,
तो दक्षिणी पूर्वी भाग होगा किस महासागर के साथ स्पर्श करता होगा? तो साथियों आपको पता होगा अंध महासागर कहा जाता है। दक्षिणी अंध महासागर का जो जलीय भाग है वो ब्राजील के पूर्वी तट को स्पर्श करता है। तो इसके तटवर्तीय भाग है वो चीन तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। आगे हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट आती है स्थिति उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इस महाद्वीप के अंतर्गत किस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। अब दक्षिणी पूर्वी भाग आता है तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत कौन सा देश आता है? यहां आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग है, अर्थात इस महाद्वीप का ही दक्षिणी पूर्वी भाग है। तो यहां संयुक्त राज्य अमेरिका का भी दक्षिणी पूर्वी भाग जो कि तटवर्तीय भागों के साथ में है, या हम कह सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी के पास में लगने वाला जो जलीय भाग है उसके पास तटवर्तीय भागों की जलवायु कैसी होगी? चीन तुल्य जलवायु होगी। ये मुख्य रूप से हमारी यहां की स्थिति है। अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार भी दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। तो यहां हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति में भी इसका विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी भाग है। अब इस बात से ये स्पष्ट होता है कि ये महाद्वीपों के लगभग दक्षिणी पूर्वी भागों में पाई जाती है, अर्थात चीन तुल्य जलवायु का विस्तार एशिया महाद्वीप को छोड़कर दक्षिण पूर्व भागों की ओर है। और एशिया महाद्वीप की भी बात करें तो केवल मध्य एशिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी उत्तरी चीन की स्थिति है, मध्य एशिया की है, ये धरातल से घिरी हुई है। जापान की स्थिति फिर आती है दक्षिण की ओर, तो जापान का जो जलीय भाग है या चीन के साथ जापान की स्थिति को देखें तो ये भी दक्षिण पूर्व की ओर पड़ता है। तो इस स्थिति में ये जो जलवायु है लगभग महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर पाई जाती है, फैली हुई है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है, चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो हम इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता, और विशेषता में हम देखें तो सबसे पहली विशेषता यही आती है कि ये महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैली हुई है। महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैली हुई है। साथ में यहां भी देखेंगे, हमने मध्य एशिया की बात की और मध्य एशिया की बात की तो हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में ये देखने को मिला कि जहां शीतकाल लगभग सामान्य से भी कम रहता है वर्षा के रूप में, तो ऐसी स्थिति में जब वर्षा कम होगी तो जलवायु कैसी पाई जाएगी? विषम जलवायु पाई जाएगी। इसलिए इस जलवायु की विशेषता होती है कि यह जलवायु विषम जलवायु है, विषम जलवायु है, विषम जलवायु के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम विशेषता की बात करें तो साथियों ध्यान देना, यहां अगर चक्रवातों की स्थिति को आप जान पाए होंगे, हमने मैक्सिको का नाम लिया, वहां मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी भाग में और कैरेबियाई जो सागर है, कैरेबियाई सागर के दक्षिण भाग में हमने दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखे थे। क्योंकि इसके विस्तार को भी एक बार पुनः वापस देखिए, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उष्णकटिबंध से बढ़कर उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जब चलते हैं तो इस क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ चीन की बात करें तो चीन में टाइफून जो चक्रवात ये तूफान था, इसकी स्थिति इसी जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यूएस देश की बात की तो यूएस देश में दो तूफान जो प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। एक हमने देखा हरिकेन तूफान है जो कि कैरेबियन सागर से उत्पन्न होकर अमेरिका को प्रभावित करता है। एक टॉर्नेडो तूफान है जो कि यूएसए व मैक्सिको दो देशों को प्रभावित करता है, इस क्षेत्र में आते हैं। तो यहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं या चक्रवातों से प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कौन सी जलवायु चक्रवातों से प्रभावित है? तो चक्रवातों से प्रभावित है, चक्रवातों से प्रभावित है। या चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभाव किस जलवायु पर देखने को मिलता है? तो साथियों चक्रवातों का प्रभाव है वो चीन तुल्य जलवायु में देखने को मिलता है। यह स्थिति थी हमारी विशेषताओं की ओर। और उन विशेषताओं में अगर हम देखें तो इन तूफानों के नाम भी देख लें। ये तूफान हमारे टाइफून
और टाइफून चक्रवात की हम बात करें तो साथियों थोड़ा सा हमारी विगत क्लास के साथ हो चुका है, लेकिन इसको सामान्य जानकारी के रूप में एक बार वापस देखें। टाइफून जो चक्रवात है ये उत्पन्न होता है दक्षिणी चीन से, दक्षिणी चीन सागर से उत्पन्न होता है। और वहां आपने देखा था दक्षिणी चीन सागर से अगर उत्पन्न हो रहा है तो इसके प्रभावित क्षेत्र में दो स्थान आ रहे थे, दो क्षेत्र आ रहे थे। एक चीन का भाग आ रहा था और एक जापान का भाग आ रहा था, और जापान का वही भाग आता है जिसको हमने क्यूशू द्वीप कहा है, अर्थात दक्षिणी जापान का क्षेत्र इससे प्रभावित था। आगे हम बात करें तो हरिकेन इसके अंतर्गत आता है, और हरिकेन के अंतर्गत हमने देखा था कि हरिकेन से यूएस देश प्रभावित है और इसकी उत्पत्ति है वो कैरेबियन सागर से होती है, कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर से उत्पन्न होकर के यूएसए देश को प्रभावित करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश को प्रभावित करता है, और इसी के पास से टॉर्नेडो तूफान उत्पन्न होता है, टॉर्नेडो। और इस टॉर्नेडो तूफान है इसकी उत्पत्ति दक्षिणी कैरेबियाई सागर, दक्षिणी कैरेबियाई सागर। और प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्रभावित क्षेत्र था यूएसए व मैक्सिको, यूएसए व मैक्सिको, ये इससे प्रभावित क्षेत्र थे। तो याद रखना सर्वाधिक तूफानों से प्रभावित जलवायु कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चक्रवातों से प्रभावित जलवायु है वो चीन तुल्य जलवायु है, जिसका विस्तार महाद्वीपों के दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, दक्षिणी पूर्वी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, किस स्थान पर इसका प्रभाव होता है और किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टाइफून दक्षिणी चीन सागर से उत्पन्न होता है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रभावित क्षेत्र है साथियों चीन व दक्षिणी जापान। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रभावित क्षेत्र है चीन व दक्षिणी जापान। और यही हमने इसके विस्तार के साथ चर्चा की है कि इस जलवायु का विस्तार मध्य चीन वाले क्षेत्र में है, मध्य एशिया में है, और उत्तरी चीन क्षेत्र में है, और दक्षिणी जापान वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर बात करें हरिकेन की तो हरिकेन कैरेबियाई सागर में उत्पन्न होता है, यूएस देश को प्रभावित करता है। टॉर्नेडो दक्षिणी कैरेबियाई सागर में उत्पन्न होता है, यूएसए और मैक्सिको देश को प्रभावित करता है। जलवायु चक्रवातों से प्रभावित है, चक्रवातों के सामने नाम डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करें ईरान तुल्य जलवायु। नेक्स्ट हमारी जलवायु है जलवायु नंबर 7, ईरान तुल्य जलवायु। ईरान तुल्य जलवायु इसमें भी इसका नाम स्वतः ही छुपा हुआ है, ईरान। ईरान एक खाड़ी देश है जो एशिया महाद्वीप का तेल उत्पादक देश है। मुख्य रूप से ईरान क्षेत्र के आसपास बनने वाली इस जलवायु को ही ईरान तुल्य जलवायु का नाम दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से ईरान के आसपास उत्पन्न है। यह जलवायु ईरान के आसपास सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक विस्तृत है। अब अगर हम इस ईरान तुल्य जलवायु की बात करें तो इसका विस्तार कितने से है, तो 23 डिग्री से लेकर 48 डिग्री के मध्य, अर्थात हमने अभी चीन तुल्य जलवायु की विस्तार की बात की, उससे कुछ उच्च अक्षांशों की ओर इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन ये सामान्यतः महाद्वीपों के मध्य भाग में पाई जाती है। तो इसके विस्तार की बात करें और विस्तार इसका पाया जाता है 23 से 48 डिग्री के मध्य। तो विस्तार और अक्षांश, विस्तार का संबंध पाया जाता है 23 डिग्री से लेकर 48 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में है, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो साथियों एक बार आप वर्ल्ड जो मैप है उसके ऊपर सरसरी तौर पर
थोड़ा सा ध्यान लगाने का प्रयास करना कि जो नाम हमारे इस जलवायु के साथ आ रहे हैं वो कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां से आप इसको थोड़ा सा और भी विस्तृत अध्ययन के साथ महाद्वीपों और महासागरों की जो स्थिति है, जहां हमने कुछ चक्रवातों के नाम भी लिए हैं, उनको भी देखना आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी है, और वर्ल्ड जानकारी आपको इतनी आनी ही चाहिए जो हमारी जलवायु के लिए बनती है। तो इस क्षेत्र विशेष की बात करें तो इस प्रकार की जो जलवायु है इसका क्षेत्र कहां कहां बनता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में इसका क्षेत्र कहां है? अब एशिया में सबसे पहले हम देख ही चुके हैं कि एशिया में ईरान के आसपास है, तो ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है इसमें आता है। ईरान, इराक, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। अगर हम और बात करें तो गोबी का मरुस्थल इसमें आता है। गोबी का मरुस्थल। आपके जहन में क्वेश्चन घूम गया होगा, सर मरुस्थलीय जलवायु तो हमने सहारा तुल्य जलवायु देखी थी। साथियों देखिए, क्या गोबी का मरुस्थल है, क्या वो तटवर्तीय भागों में था? नहीं। क्या महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में था? नहीं। तो यहां हम बात ही कर रहे हैं कि महाद्वीपों के लगभग मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है, तो वो मरुस्थलीय भाग इसमें शामिल होंगे जो महाद्वीपों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। गोबी का मरुस्थल इसी प्रकार का एक मरुस्थल है, और तारिम बेसिन इसी का क्षेत्र है, या इस क्षेत्र में तारिम बेसिन भी आता है। तारिम बेसिन, यहां इसका विस्तार पाया जाता है। तो गोबी का मरुस्थल काफी इंपोर्टेंट है। कौन सी जलवायु क्षेत्र में आता है? तो याद रखना, गोबी का जो मरुस्थल है वो आता है ईरान तुल्य जलवायु में, अर्थात ईरान तुल्य जलवायु में आती है गोबी के मरुस्थल की जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु का नाम आते ही अपने जहन में विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों की स्थिति जो हम देख चुके सहारा मरुस्थल में, एक बार उनको पुनः ध्यान दीजिए। कौन कौन से मरुस्थल हमने देखे थे? सहारा मरुस्थल देखा था, कालाहारी मरुस्थल देखा था, आटाकामा मरुस्थल देखा था, हमने थार का मरुस्थल और अरब का मरुस्थल देखा था। लेकिन गोबी का जो मरुस्थल है मध्यवर्ती भाग में है, और यहां जलवायु कैसी पाई जाती है? ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम महाद्वीप की बात करें तो साथियों नेक्स्ट हमारा महाद्वीप आता है इस एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका को, तो उत्तरी अमेरिका में इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है ग्रेट बेसिन में, अर्थात महान जो क्षेत्र है, महान नदी बेसिन है, इसमें पाया जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेट बेसिन। तो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहां से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलेंगे, तो साथियों याद रखना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गोबी का मरुस्थल किस जलवायु का भाग है और ग्रेट बेसिन किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट बेसिन इस ईरान तुल्य जलवायु में आता है। अब बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार कहां पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार कहां होगा? अब ध्यान देना, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो घास के मैदान आते हैं, और उन घास के मैदान को कहा जाता है वेल्स घास के मैदान। तो इस जलवायु में, अफ्रीका महाद्वीप की इस जलवायु में वेल्स घास के मैदानों को सम्मिलित किया जाता है, या वेल्स घास के मैदान आते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्स घास मैदान, वेल्स घास मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। वेल्स घास के मैदान अफ्रीका के। अब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेल्स घास के मैदान किस महाद्वीप के घास के मैदान है? तो वेल्स घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान है, जहां ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब आगे हम अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं पर चलते हैं, और विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं इसकी मुख्य विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं तो याद रखिए इसकी मुख्य विशेषताएं जो हम देख चुके मध्य एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं, और मध्य एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो मध्य एशिया महाद्वीप के साथ साथ ही देखिए हमने देखा था गोबी का मरुस्थल, और गोबी का मरुस्थल है तो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है।
तो सामान्यतः इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। पहली ही इसकी विशेषता है महाद्वीपों के आंतरिक भाग। महाद्वीपों के आंतरिक भाग, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए इन तथ्यों से ही इसकी विशेषताओं का ज्ञान हमें होता है कि ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान या फिर हम बात करें इसके आसपास वाले क्षेत्र की तो ईरान, इराक और अफगानिस्तान के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये भी शुष्क परिस्थितियों वाला है, अर्थात कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसमें वर्षा की औसत उपस्थिति कम पाई जाती है। 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 अब कितनी औसत उपस्थिति पाई जाती है थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे। यहां केवल मात्र 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा पाई जाती है, अर्थात ये भी शुष्क परिस्थितियों वाली जलवायु ही मानी जाती है। अर्थात वर्षा अगर कम है तो मुख्य रूप से वनस्पति यहाँ कैसी होगी, मरुस्थलीय वनस्पति होगी। और मरुस्थलीय वनस्पति होगी तो वह मरुस्थलीय वनस्पति जिसको हम अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र की मरुस्थलीय वनस्पति कहते हैं, उस प्रकार की वनस्पति यहां पाई जाएगी। तो मुख्य रूप से अगली विशेषता की बात करें तो यहां सामान्यतः तीसरी विशेषता इसकी आती है जून महीने में तापमान। ग्रीष्म काल होगा, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में और एशिया महाद्वीप और ईरान, इराक और अफगानिस्तान के आसपास की बात कर रहे हैं तो जून महीने का तापमान कुछ अधिक होता है। तो जून माह में तापमान अधिक पाया जाता है। जून माह में तापमान अधिक पाया जाता है। लेकिन अब यहां से हम प्रश्न देखेंगे, जून माह में तापमान अधिक पाया जाता है लेकिन सर्वाधिक तापांतर नहीं पाया जाता। तो नोट विशेष में हम इस बात को लिखेंगे कि सर्वाधिक तापांतर वाली जलवायु कौन सी है, तो मरुस्थलीय जलवायु सर्वाधिक तापांतर वाली जलवायु होती है। और मरुस्थलीय जलवायु को हमने देखा था सहारा तुल्य जलवायु है, वो मरुस्थलीय जलवायु है। तो सर्वाधिक तापांतर की बात करेंगे तो सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु में पाया जाता है, तो सहारा तुल्य जलवायु में पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर सहारा जलवायु में पाया जाता है। सहारा जलवायु में पाया जाता है। अब यहां हम तापमान की तो बात कर रहे हैं कि तापमान अधिक होता है, तो याद रखिए जून माह का जो तापमान होता है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, अर्थात ग्रीष्म काल होता है वो उष्ण माना जाता है, लेकिन इतना उष्ण नहीं होता जितना सहारा तुल्य जलवायु का है। अर्थात हमने देखा अल अजीजिया या हमने देखा जैकोबाबाद इतना तापमान नहीं जा पाता है, इसलिए इस जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु की अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र तक शामिल करते हैं। ये थी हमारी इस ईरान तुल्य जलवायु तक की स्थिति। आगे हम तुरान तुल्य जलवायु और अन्य जलवायु की बात करेंगे। आज की इस लेक्चर में साथियों हम इतना ही ले पाएंगे, आगे लेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।